अगर हम लोग बात करते हैं एसी और डीसी सप्लाई की, यानी कि अगर हम जनरली बात करें तो हमारे पास दो तरीके की सप्लाई मौजूद है। हमारे पास डायरेक्ट करंट है और एक अल्टरनेटिंग करंट है। नाउ इंजीनियर्स ने कहा कि अगर हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग करंट से चलने वाली मोटर्स की अगर हम बात करें तो एक हमारे पास इंडक्शन मोटर्स हैं, एक हमारे पास सिंक्रोनस मोटर्स हैं जो हम लोग एसी से चला सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट की, तो डायरेक्ट करंट के लिए चलाने के लिए हमारे पास डीसी मोटर्स हैं। डीसी मोटर का खानदान आप जानते हैं, नहीं जानते तो लेक्चर सीरीज पड़ी हुई है, वहाँ पे देख सकते हैं। फैमिली ऑफ डीसी मशीन, वहाँ पे पूरा डिटेल मैंने बताया हुआ है कितने तरीके की होती हैं। तो बहुत बड़ा खानदान है डीसी मशीन का। तो यानी कि हमारे पास एसी से चलने वाली मोटर भी हैं, हमारे पास डीसी से चलने वाली मोटर भी हैं। नाउ इंजीनियर्स ने कहा कि क्या हम इन दोनों घरों को मिला के एक ऐसी मोटर बना सकते हैं जो दोनों से चले, यानी कि जो डीसी से भी चले और एसी से भी चले। और यहाँ से जन्म हुआ यूनिवर्सल मोटर्स का। यहाँ पे आती हैं पिक्चर में यूनिवर्सल मोटर्स। तो मेरा नाम प्रांजल है और आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बड़ा ही डिटेल के अंदर जानेंगे, बहुत ही फुर्सत के साथ सीखेंगे यूनिवर्सल मोटर्स को। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बीएलडीसी मोटर जो होती है वो कन्वेंशनल डीसी मोटर से किस मामले में सिमिलर है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिमिलर वर्ड इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि बीएलडीसी मोटर और कन्वेंशनल मोटर किन मामलों में सिमिलर है और क्यों। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, इसका आंसर मैं लेक्चर के लास्ट में दूंगा। नाउ इंजीनियर्स ने क्या करा, हमने अपनी रिक्वायरमेंट लिखी। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या थी, तो बेसिकली मुझे एक ऐसी मोटर चाहिए थी जो यूनि डायरेक्शनल टॉर्क क्रिएट कर सके इरेस्पेक्टिव ऑफ पोलैरिटी ऑफ सप्लाई करंट। ठीक, यानी कि मैं क्या करूं, मुझे एक ऐसी मशीन की, यानी कि इंजीनियर्स को यूनिवर्सल मोटर बनाने के लिए एक ऐसी मशीन की तलाश थी जो कोई भी आप पोलैरिटी करंट दो, यानी कि चाहे हम पॉजिटिव पोलैरिटी करंट दें या फिर नेगेटिव पोलैरिटी करंट दें, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी सेम। यानी कि एक ऐसी मशीन हमें खोजनी थी पूरे यूनिवर्स में से, यूनिवर्स ऑफ मशीन में से, जिसमें से जिसको तुम कोई भी डायरेक्शन का करंट दे दो, चाहे पॉजिटिव पोलैरिटी का या नेगेटिव पोलैरिटी का, लेकिन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी सेम। देखो ऐसा क्यों ढूंढ रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो हम ऐसी मशीन खोजना चाह रहे थे जो डीसी से भी चल जाए और एसी से भी चल जाए ना। अगर हम बात करते हैं डीसी और एसी में अंतर क्या है, तो सबसे बड़ा अंतर है कि डीसी क्या है, कांस्टेंट पोलैरिटी करंट है। वहीं पर अगर एसी की बात कर लेते हैं तो एसी आपका एक अल्टरनेटिंग पोलैरिटी का करंट है। ठीक है, देखो ऑब्वियस सी चीज़ है, ये सब आपको बेसिक है, बिल्कुल पता होगा, लेकिन कई बार कॉमन क्वेश्चन बहुत बेसिक में ही छुपे होते हैं। तो देखो हमें क्या चाहिए था, डीसी दे रहे हैं यानी कि सेम पोलैरिटी, और एसी की अगर बात कर लें तो अल्टरनेटिंग पोलैरिटी। ठीक है, यानी कि सेम पोलैरिटी और अल्टरनेटिंग पोलैरिटी। सॉरी, थोड़ा सा आज फंबल हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, हमें एक ऐसी मशीन खोजनी थी जो कि इस पे भी चल जाए और इस पे भी चल जाए, यानी कि डीसी पे भी चल जाए और एसी पे भी। एसी का मतलब जो कि पॉजिटिव करंट हो तब भी सेम ऑपरेशन का टॉर्क जनरेट करे, सेम डायरेक्शन का, और नेगेटिव करंट पे भी सेम डायरेक्शन का टॉर्क क्रिएट करे। क्लियर हो गया। तो जब इंजीनियर्स ने पूरा यूनिवर्स छाना तो वहां से निकल के आई डीसी सीरीज मोटर। यानी कि इंजीनियर्स ने सारी मशीन चेक करी और तब वहां पे हमें एहसास हुआ कि यार डीसी सीरीज मोटर जो है उसको हम लोग यूनिवर्सल मोटर बना सकते हैं। और वहीं से डीसी सीरीज मोटर के अंदर हमने कुछ चेंजेस करे। वो क्या चेंजेस थे, कैसे बनाए, इन सबको हम लोग इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। पहले डीसी सीरीज को जरा एनालाइज कर लेते हैं कि क्यों डीसी सीरीज हमने चुनी। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डीसी सीरीज के सर्किट को, तो अगर डीसी सीरीज का आप सर्किट देखो तो आपको कुछ ये सर्किट मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है, खास बात क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीरीज नाम क्यों दिया गया, सीरीज क्योंकि इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है ना। इससे क्या हो गया, तो इससे क्या हुआ कि जो आर्मेचर के अंदर फ्लो होने वाला करंट था आईए और फील्ड के अंदर जो फ्लो होने वाला करंट था आईएफ, वो दोनों बराबर हो गए। बराबर इन टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में भी और डायरेक्शन के टर्म्स में भी। यानी कि आर्मेचर करंट जितना होगा उतना ही फील्ड करंट होगा, और जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में फील्ड करंट भी फ्लो करेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब, हम ये कह सकते हैं लास्ट पॉइंट, ऑन रिवर्सिंग आईए, यानी कि अगर तुम आईए को रिवर्स कर देते हो तो आईएफ भी ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। यानी कि जिस डायरेक्शन में आईए जा रहा है उसी डायरेक्शन में आईएफ जाएगा। आईए को अगर चेंज कर दोगे तो आईएफ भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज रिवर्स हो जाएगा। सो दिस इज द कोर मीनिंग ऑफ सीरीज वाइंडिंग। क्लियर हो गया यहाँ पे। इससे क्या हुआ, इसका अब टॉर्क पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अगर हम टॉर्क की बात कर लेते हैं तो जनरली टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है डीसी मशीन के अंदर, वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटा दे तो के लगा देते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है ये, इंटू आई एफ इंटू आई ए, यानी कि फील्ड करंट
इनटू आर्मेचर करंट। नाउ क्योंकि हम सीरीज मशीन की बात कर रहे हैं, सीरीज मशीन के अंदर क्या होता है, आई एफ इक्वल टू आई ए होता है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टॉर्क को कह सकता हूँ टॉर्क इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, यानी कि आर्मेचर करंट के स्क्वायर टाइम्स है। क्लियर हो गया। नाउ स्क्वायर लगने से क्या होता है, स्क्वायर लगने से सबसे खास बात निकल के आती है कि अगर तुम माइनस आई ए दोगे तब भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आई ए दोगे तब भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क सेम रहेगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पे देख लें, फॉर पॉजिटिव आई ए, यानी कि चाहे तुम पॉजिटिव करंट दो या फिर नेगेटिव करंट दो, सीरीज मोटर जो होगी वो सेम यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। और यही तो हमें चाहिए था। अभी हमने पीछे रिक्वायरमेंट देखी थी, हमें ऐसी मशीन खोजनी थी जो कि यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस करे, करंट कोई भी पोलरिटी का दिया जाए। तो वो जो खाली जगह थी ना, जो अभी पीछे डायग्राम देखा था, वहां पे भर लो डीसी सीरीज। इसीलिए इंजीनियर्स ने इस डीसी सीरीज मोटर को प्रेफर करा, क्योंकि अगर हम इसमें पॉजिटिव करंट देंगे तब भी पॉजिटिव टॉर्क बनेगा, और नेगेटिव करंट भी अगर दे दोगे तब भी पॉजिटिव टॉर्क बनेगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी ऑफ टॉर्क विल बी रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अब हम बात करते हैं, अगर हम एसी दे देते हैं, तो पीछे तो डीसी दी थी और हमने समझिया था, अब देखें एसी के बारे में जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम क्या करते हैं, एसी करंट दे देते हैं इनपुट पे, एसी का मतलब इस तरीके का अल्टरनेटिंग करंट, प्लस आई ए से माइनस आई ए की तरफ जाने वाला, अगर ऐसा करंट दे दोगे तो डीसी सीरीज मोटर में, तो क्या होगा जरा देखते हैं। तो मान के चलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर दी, यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव आई ए करंट अगर दोगे तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क पॉजिटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, पॉजिटिव करंट। वहीं पे अगर हम लोग नेगेटिव साइकिल को दे देंगे तो भी टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ए स्क्वायर, ये हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई ए का स्क्वायर। तो देखो क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, इसीलिए चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल दो या नेगेटिव हाफ साइकिल दो, दोनों ही केसेस में जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है विल बी पॉजिटिव टॉर्क। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। सो फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल द मोटर जनरेट्स पॉजिटिव टॉर्क। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। यानी कि हमने क्या यहाँ से कंक्लूजन निकाला, अभी पीछे डीसी देखा था पॉजिटिव या नेगेटिव दो, तो वहीं से हमने उस केस को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और एसी दे के देखा, क्योंकि कह रहे हो क्या देख के देखो कि क्या ऐसा होता भी है। तो जब हमने एसी दे के देखी डीसी सीरीज मोटर में, तो ये सेम चीज उसने फॉलो करी जो कि हमने अभी पीछे डिस्कस करी थी। पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क सेम था और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क सेम रहा। इसीलिए हमने क्या करा, फॉर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि टॉर्क सेम है इसीलिए ये मशीन जो होती है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिवर्सल मोटर बनाने के लिए। क्लियर हो गया। तो यहां से जन्म हुआ एसी सीरीज मोटर का या फिर यूनिवर्सल मोटर का। ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना यूनिवर्सल मोटर ही एसी सीरीज मोटर हो सकती हैं, होती हैं। ठीक है, और या हम कह सकते हैं कि अगर आपसे कहा जाए एसी सीरीज मोटर तो वो उनको हम यूनिवर्सल मोटर कह सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट सिनोनिम है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज ना। अगर हम बात कर लेते हैं कम्यूटेटर टाइप, अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर एसी सीरीज मोटर या व्हाट आर यूनिवर्सल मोटर्स, तो वहां क्या लिखोगे, सिंपल सी आपको डेफिनेशन देनी है। ये एक कम्यूटेटर टाइप मोटर होती हैं जो कि परफॉर्म कर सकती हैं बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई पे, यानी कि ये डेफिनेशन हो गई। इसको नोट कर सकते हो, यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। अगर आप बीटेक का एग्जाम दे रहे हो या किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ये आंसर आप लिख सकते हो वहां पे डेफिनेशन में कि इट इज अ कम्यूटेटर टाइप मोटर। नाउ मैंने वर्ड कम्यूटेटर क्यों यूज करा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग कम्यूटेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे इसको मैं पेन दूसरे कलर का ले लेता हूँ, रेड ले लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग कम्यूटेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम्यूटेटर और स्लिप रिंग एंड ब्रशेज इन सब का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, इसीलिए कम्यूटेटर टाइप मोटर होती हैं। यानी कि BLDC की तरह हम लोगों ने इसके अंदर ब्रशलेस नहीं करा इसे, इसको नॉर्मल जो DC सीरीज मोटर थी बस उसको ही हम लोगों ने क्या करा है, यूनिवर्सल मोटर की तरह यूज करने लग गए हैं। क्लियर हो रहा है। तो इसीलिए ये भी कम्यूटेटर टाइप मोटर होती हैं। DC सीरीज मोटर जैसे कम्यूटेटर टाइप होती है वैसे ही ये भी। ठीक, और खास बात क्या होती है, एसी और डीसी के लिए दोनों की तरह यूज होती है। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सीरीज वर्ड का इस्तेमाल क्यों करा गया, एसी सीरीज मोटर क्यों कहा। तो सीरीज इसलिए ये सिग्निफाई करने के लिए करा है क्योंकि इसके अंदर सीरीज कनेक्शन है आर्मेचर के और फील्ड वाइंडिंग के। क्लियर हो रहा है। तो वर्ड सीरीज जो हमने यूज करा है उसका मेन पर्पस क्या है, ये बताना कि आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। और दूसरा यूनिवर्सल क्यों वर्ड यूज करा है, तो यूनिवर्सल वर्ड इसलिए यूज करा है यूनिवर्सल क्योंकि ये ऑपरेट कर सकती है बोथ एसी एंड डीसी पे, और दुनिया के अंदर दो ही सप्लाई है, या तो एसी है या डीसी है। तो क्योंकि पूरी दुनिया में दो ही सप्लाई है और ये दोनों पे ऑपरेट कर सकती है, इसीलिए इसको नाम दे दिया है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब जो हमेशा काम करे, कोई भी सप्लाई आ जाए, जैसे हम लोग कहते हैं ना यूनिवर्सल लॉज, मतलब जो हमेशा काम करते हैं किसी भी कंडीशन, वैसे यूनिवर्सल सप्लाई पे, यूनिवर्सल मोटर जो दोनों ही सप्लाई पे, यूनिवर्स में मौजूद जो सप्लाईज हैं दोनों पे ये काम करे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी, नाम क्लियर हो गया और डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गया। नाउ अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या हम लोग डीसी सीरीज मोटर को, नॉर्मल जो डीसी सीरीज मोटर है कन्वेंशनल,
उसको हम लोग एसी सीरीज मोटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हम लोग बार बार कह रहे हैं डीसी सीरीज मोटर ले आओ और उसमें एसी दे तो चल जाएगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या ये जो यूनिवर्सल मोटर है ये कन्वेंशनल डीसी सीरीज मोटर है? तो आंसर है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबके मन में आया होगा कि क्या हम किसी भी कन्वेंशनल डीसी सीरीज मोटर को एसी दे दें और उसको हम कह देंगे भाई ये तो यूनिवर्सल मोटर है? अगर ऐसा होता तो डीसी सीरीज मोटर क्यों कहा, यूनिवर्सल हमेशा से यूनिवर्सल कहते। तो इसका आंसर है नहीं। रीजन क्या है? रीजन है सॉरी, थोड़ा सा कफ कोल्ड हो रखा है मेरे को। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई जो कन्वेंशनल डीसी मोटर होती हैं जब वो ऑपरेट होती हैं एसी के साथ तो बहुत ज़्यादा लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो कभी भी अगर आप कन्वेंशनल डीसी मोटर को ऑपरेट करोगे एसी के साथ तो बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे। नाउ देखते हैं कि कौन कौन से लॉसेस होंगे। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर हम लोग एसी दे देते हैं डीसी सीरीज मोटर में, तो सबसे पहले अगर हम एसी देंगे डीसी सीरीज मोटर में, सबसे पहली प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, एडी करंट लॉसेस बढ़ जाएंगे। देखो जब हम बात करते हैं डीसी सीरीज मोटर की तो डीसी में क्या होता है, डीसी में किसी भी तरीके के एडी करंट लॉसेस नहीं होते, क्योंकि एडी करंट लॉसेस के लिए वेरिएबल फ्लक्स होना ज़रूरी है, वेरिएबल फ्लक्स, और ऐसा डीसी मशीन के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो सीधी सी बात है, यानी कि एडी करंट लॉसेस पहले नहीं थे, अब होंगे। दूसरी आती है नॉइस प्रॉब्लम। ये नॉइस प्रॉब्लम जो थी ये भी अगेन डीसी सीरीज मोटर में नहीं थी और एसी में हमें ये देखने को मिलेगी, या कह सकते हो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये दो बहुत छोटी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है राइज इन इंडक्टेंस, यानी कि इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं डीसी की, तो डीसी के अंदर आपको याद होगा जब भी आप मशीन का डायग्राम बनाते थे डीसी मशीन का, आपने हमेशा डीसी मशीन में चाहे आपने फील्ड वाइंडिंग बनाया हो या फिर आर्मेचर वाइंडिंग, हमेशा आपने इस तरीके का एक रेजिस्टेंस आर एफ और एक रेजिस्टेंस आर ए लिखा। क्यों? वाइंडिंग कर रहे हो, इंडक्टेंस नहीं लिखोगे। हमने कभी भी, आप कोई भी डीसी मशीन की बुक उठा के देखना, कभी भी हम जब सर्किट बनाते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस के लिए तो वहाँ पे हम लोग किसी भी तरीके का इंडक्टर नहीं बनाते जबकि कर वाइंडिंग रहे। ठीक है, ट्रांसफार्मर में देखो वाइंडिंग करते हो और वहाँ पे वाइंडिंग का डायग्राम भी बनाते हो, पर यहाँ डीसी में तो ऐसा नहीं करते। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि डीसी के अंदर क्या होता है, अगर हम डीसी दे देंगे किसी भी इंडक्टर को, अगर तुम डीसी दोगे तो वो इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अगर हम किसी इंडक्टर को डीसी दे देंगे तो एक कंडक्टर की तरह वर्क करेगा। इसीलिए जो एक इंडक्टिव इफेक्ट होता था वो गायब होता था जब हम डीसी देते थे। लेकिन जैसे ही तुम एसी दोगे, एसी देते ही ये जो इंडक्टिव इफेक्ट जो गायब रहता था डीसी मशीन में वो एक्टिव हो जाएगा, और इसके एक्टिव होने से क्या होगा, इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, और इंडक्टेंस बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। जैसे कि अगर राइज इन इंडक्टेंस से कौन कौन सी प्रॉब्लम आएंगी, पुअर पावर फैक्टर, पावर फैक्टर पुअर होना शुरू हो जाएगा। देखो जब हम एसी देंगे तो पावर फैक्टर की बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भाई एसी में पावर फैक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भैया अगर एसी दोगे तो पावर फैक्टर की बात करोगे, पावर फैक्टर की बात करोगे तो इंडक्टर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है पावर फैक्टर पे। जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना पुअर पावर फैक्टर होगा। तो पहला पावर फैक्टर पुअर हो गया। दूसरा, स्पार्किंग होने लगेगी ब्रशेस पे, यानी कि जो डीसी मशीन में भी हल्की फुल्की स्पार्किंग होती थी, जो चार्जेस रह जाते थे, जो थोड़ा बहुत इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता था पिक्चर में, वो भी अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा, जिसकी वजह से स्पार्किंग काफ़ी ज़्यादा होने लगेगी। एंड लास्ट, कम्यूटेटर के लॉसेस। इंडक्टिव लाइज होने से कम्यूटेटर जो होगा वहाँ पे लॉसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कम्यूटेटर के अंदर स्पार्किंग होगी, प्लस जो हमारा कह सकते हैं यहाँ पे करंट की जो वैल्यू होगी वो भी चेंज होगी, और काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, राइज इन इंडक्टेंस की वजह से कम्यूटेटर लॉसेज, स्पार्किंग एंड पुअर पावर फैक्टर, ये सब पिक्चर में आ जाएगा। सो दीज आर ऑल द लॉसेज जो एसी अगर हम देने लगेंगे नॉर्मल कन्वेंशनल डीसी मशीन में तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आएंगी। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि हम कुछ चेंज कर लें, कुछ मॉडिफिकेशन करें, ये सारी प्रॉब्लम को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, तो कन्वेंशनल डीसी मशीन के अंदर जो प्रॉब्लम ने डिस्कस करी तो मेजर 3 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है एडी करंट। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंजीनियर्स ने क्या करा, लेमिनेटेड स्टेटर एंड रोटर, यानी कि हम जो रोटर और स्टेटर ले रहे थे, यानी कि जो पहले तुम पूरा ऐसे रोटर एक साथ सॉलिड ले रहे थे, अब की ये ऐसा ना लेके इस तरीके से रिंग्स में ले लेंगे हम लोग, इस तरीके से लेमिनेटेड करा हुआ रोटर लेंगे। क्लियर हो रहा है? तो जो स्टेटर तुम ऐसा ले रहे थे, ये स्टेटर था इस तरीके का, स्टेटर फ्रेम हम ले रहे थे, अब के हम क्या करेंगे, स्टेटर फ्रेम ऐसे इस तरीके का ना लेके शीट्स में लेंगे, यानी लेमिनेटेड शीट्स के अंदर इस तरीके का स्टेटर लेंगे और उन्हें जोड़ देंगे। क्लियर हो रहा है? तो लेमिनेशन से क्या होता है, लेमिनेशन से हमेशा एडी करंट लॉसेस को कम करने का तरीका ही यही होता है कि हम क्या करें, लेमिनेट कर दें। इसके ऊपर वैसे मैंने ट्रांसफार्मर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे एडी करंट को हम कम कर सकते हैं लेमिनेशन से। चेक कर सकते हो वो वीडियो, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, तो हमने क्या करा, एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए लेमिनेट कर दिया, पतली पतली शीट्स ले आए और उनको जोड़ के स्टेटर रोटर बनाया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
दूसरी प्रॉब्लम थी नॉइस की, भाई नॉइस बढ़ गई थी, तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने सिंपली जो इंडक्शन मोटर में करते थे वो यहाँ कर दे रहे हैं, स्क्वीड स्लॉट्स ले रहे हैं। मैं इसको स्क्वीड प्रोनाउंस करता हूँ, हो सकता है किसी और तरीके से ही बोला जा सकता हो इसे। तो स्क्यू जैसे होता है ना, स्क्यू माने थोड़ा सा तिरछा कर देना, मतलब जैसे कि अगर हम बात करते हैं कन्वेंशनल मोटर जो होती थी डीसी मोटर, उसके अंदर इस तरीके से स्टेटर रोटर के अंदर स्लॉट्स होते थे जहाँ पे हम कंडक्टर रखते थे बिल्कुल सीधे सीधे। हमने क्या करा, इनको ऐसे कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा ना। तिरछा करने से कई सारे फायदे हुए, ठीक है। सबसे पहला फायदा तो यही था कि नॉइस कम हो गई। दूसरा क्या होता है, एक डिटेंट टॉर्क होता है, एक टॉर्क डिटेंट टॉर्क नाम की एक चीज़ होती है जो मोटर को रोक के रखती है। तो डिटेंट टॉर्क भी काफ़ी कम हो गया, यानी कि हमें जो है प्रॉब्लम कम होगी, स्टार्ट अच्छे से हो जाएगी मोटर, यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी मोटर को स्टार्ट करने में। तो डिटेंट टॉर्क भी कम हो गया। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि स्लॉट्स को स्क्यू करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर स्क्यू लिख के डाल देना, या ऐसे लिख देना कि स्क्यू स्लॉट्स पे एक वीडियो चाहिए। अगर कमेंट्स आएंगे तो मैं स्क्यू स्लॉट्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारे वो डिटेल्स कवर करूंगा जो स्क्यूइंग स्लॉट्स को करने से, स्क्यू करने से हमें फ़ायदा मिलता है मशीन में, बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर कमेंट आते हैं तो। खैर ना, यानी कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई ना। तीसरी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तीसरी प्रॉब्लम थी हाई इंडक्टेंस ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। पहला हमने क्या करा, सबसे पहला काम हमने हाई रेजिस्टेंस के ब्रशेज लिए। हाई रेजिस्टेंस ब्रश लेने से क्या फ़ायदा हो गया, जब तुम हाई रेजिस्टेंस के ब्रश लोगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है, वहाँ पे जो तुम्हारी स्पार्किंग हो रही है और ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं करंट के जंप होने की, वो सब कम हो जाएंगी। क्योंकि जब हाई रेजिस्टेंस ब्रश हैं तो यानी कि हाई रेजिस्टेंस पाथ होगा, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन जो जंप कर देता है ना, जो जब भी इंडक्टिव इफेक्ट इकट्ठा होता है, तो जब हम लोग का कम्यूटेटर क्या होता है, रोटेटिंग बॉडी होती है, इस तरीके से कम्यूटेटर इस तरीके से रोटेट कर रहा होता है और ब्रशेज यहाँ पे होते हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन या करंट जो होता है आगे निकलने के बाद जंप करता है इस ब्रश पे। तो इसलिए करता है क्योंकि अगर ये ब्रश एक अच्छा पाथ प्रोवाइड करेगा, एक अच्छा कंडक्टर होगा, तो जंप करके ईजिली ये करंट जो होगा वो यहाँ से एयर के थ्रू आ जाएगा। लेकिन अगर हाई रेजिस्टेंस के ब्रशेज लोगे तो हाई रेजिस्टेंस ब्रश लेने से इस तरीके की स्पार्किंग में कमी आती है। दूसरा, हमने कंपनसेशन और इंटरपोल वाइंडिंग का इस्तेमाल करा। कंपनसेशन वाइंडिंग का भी इस्तेमाल करा और इंटरपोल वाइंडिंग का इस्तेमाल करा। ये दोनों वाइंडिंग के बारे में डीसी मशीन की सीरीज़ में बहुत डिटेल में बात की है, वही यहाँ पे सेम यूज़ करा। तीसरा, फ्रिक्वेंसी को कम कर दिया। देखो अगर हम बात करते हैं नॉर्मल एसी की, तो हम इंडिया में रह रहे हो तो 50 हर्ट्स, अमेरिका में रह रहे हो तो 60 हर्ट्स हो जाती है। ये दो तरीके फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या करा, जब हम यूनिवर्सल मोटर बनाएंगे तो इसको चलाने में हम लोग क्या करेंगे, लो फ्रिक्वेंसी कोशिश करेंगे कि फ्रिक्वेंसी कम रखें। रीज़न क्या होगा, फ्रिक्वेंसी कम रखने से क्या होगा, अगर हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में इंडक्टेंस की, तो एक्सएल इक्वल टू 2πf/L, यानी कि फ्रिक्वेंसी का सीधा सीधा रिलेशन है। अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी को कम कर देते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट भी कम हो जाएगा। तो बस यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग क्या करें, ऑपरेट करें एसी के साथ, पर थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी अगर कम कर सकते हो तो कर दो, उससे भी इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है। नाउ लास्ट हमने क्या करा, हमने जो टर्न्स थे, बड़ा इंपॉर्टेंट था, सीरीज वाइंडिंग जो हमने की थी उसके जो टर्न्स थे, देखो एक फील्ड वाइंडिंग जो मेन इंपॉर्टेंट होती है उसके जो टर्न्स थे उन्हें कम कर दिया। नाउ इसको थोड़ा सा जरा स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। ये काम बड़ा ही अलग काम करा हमने, सीरीज वाइंडिंग के टर्न्स को कम कर दिए। यानी कि अगर मान, वैसे ही देखो तुम जानते हो यार, सीरीज वाइंडिंग के टर्न्स वैसे ही कम होते हैं। तो अगर मान लेते हैं 4 टर्न होते थे, हमने 2 ही कर दिए। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। नाउ इसका असर कहाँ हुआ, इसका असर पड़ा सीधा सीधा फ्लक्स पे। देखो अगर हम टर्न्स की बात करते हैं तो टर्न्स जितने होते हैं उतना फ्लक्स बनता है। क्यों, क्योंकि एमएमएफ कितना होता है, एमएमएफ होता है तुम्हारा N/I = S/φ, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्लक्स के। भाई आर्मेचर करंट तो फिक्स है, आर्मेचर करंट तो हमने कर दिया फिक्स, हम एक साथ दे रहे हैं। नाउ अब जो फ्लक्स बनाने की जिम्मेदारी है वो किसकी हो गई, फ्लक्स डायरेक्ट। अगर करंट फिक्स है तो, और मतलब रिलक्टेंस भी फिक्स है, ये होता है रिलक्टेंस, जानते हो आप लोग। अगर हम लोग रिलक्टेंस को भी फिक्स कर दें और करंट को भी फिक्स कर दें तो ऐसे केस में जो फ्लक्स बनाने की जिम्मेदारी होती है वो होती है नंबर ऑफ टर्न्स की, ठीक है। अब भाई हमने टर्न्स कम कर दिए फील्ड वाइंडिंग के, तो ऐसे में फ्लक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। नाउ टॉर्क की अगर हम बात करते हैं तो टॉर्क जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। तो ये तो एक समस्या आ गई यार, अगर फ्लक्स कम होगा तो टॉर्क भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स को बढ़ा देते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन इसका काउंटर इफेक्ट है। नंबर ऑफ कंडक्टर्स को इंक्रीज कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। बुक्स में आप लोग डायरेक्ट पढ़ लेते होगे कि जो यूनिवर्सल मोटर होती है कन्वेंशनल मुकाबले उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर ज़्यादा होते हैं, पर क्यों होते हैं ये कोई नहीं बताएगा या बहुत कम लोग बताएंगे।
तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो हुआ क्या कि अल्टीमेटली हमें इंडक्टिव इफेक्ट कम करना था, उसके लिए हमने बहुत सारे तरीके अपनाए। उसमें से एक तरीका था कि सीरीज वाइंडिंग के टर्न्स कम कर दो। तो जैसे ही तुमने टर्न्स को कम करा, फ्लक्स कम हो गया भाई। अब उस फ्लक्स को, अगर फ्लक्स कम होगा तो ऐसे में टॉर्क कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो फ्लक्स कम ना हो इसके लिए क्या करें, और टर्न्स भी ना बढ़ाने पड़े, इसके लिए क्या करें, नंबर ऑफ कंडक्टर्स को बढ़ा देते हैं। कंडक्टर बढ़ने से क्या होता है, नेट इफेक्ट लगभग हमारा बैलेंस हो जाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? आई होप ये समझ में आ रही होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखो टॉर्क की अगर हम बात करें, टॉर्क तो इक्वल टू एन पी फाई जेड आई ए डिवाइड बाई 2πa। फ्लक्स पे डिपेंड करता ही करता है, लेकिन देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंडक्टर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे पहले हमने जो टॉर्क में जो फॉर्मूला होता था ना, के इंटू फाई इंटू आई ए, उसमें के जो कांस्टेंट होता था वो बेसिकली क्या होता है, पोल्स इंटू जेड डिवाइड बाई 2πa। तो इसको हम लोग इसके अंदर से z को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे z लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये वो z है। जनरली क्या होता है कि z कांस्टेंट ही रहता है, तो इसलिए हम लोग z को अंदर ही लिखते हैं। तो अल्टीमेटली हमने करा क्या, सेम क्वांटिटी का टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए विद लेस नंबर ऑफ फ्लक्स, विद लेस नंबर ऑफ टर्न्स, हम लोगों ने क्या करा, हमने नंबर ऑफ कंडक्टर्स बढ़ा दिए ना। कंडक्टर बढ़ने से कोई इंडक्टिव इफेक्ट, कोई खास चेंज नहीं आ जाएगा। कंडक्टर हम स्लॉट्स ज़्यादा बढ़ाएंगे, कंडक्टर ज़्यादा होंगे, उससे कोई इंडक्टेंस पे इतना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंडक्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि टर्न्स हम लोग कम कर रहे हैं, और टॉर्क भी वही मिल जाएगा। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो जो इफेक्ट आया था टर्न्स के कम होने से टॉर्क पे, उसको काउंटर करने के लिए कंडक्टर बढ़ा देते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ से एक जो इंपॉर्टेंट लेसन लेके जा सकते हो कि यूनिवर्सल मोटर जो होती है उनके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी ज़्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है कंपेयर टू द कन्वेंशनल डीसी सीरीज मोटर फॉर जनरेटिंग सेम टॉर्क। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ इक्विवेलेंट सर्किट की बात कर लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट बिल्कुल सिंपल सा है। इसके अंदर हम लोग, अगर हम सिंगल फेज एसी सप्लाई देंगे तो जैसा डीसी में होता था, एक फील्ड वाइंडिंग होगी, ठीक है, इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग। ये होगी आर्मेचर वाइंडिंग। मैंने इसको अलग से बना दिया है, कई लोग इसको नहीं बनाते हैं, इसी के अंदर लगा रहने देते हैं। एंड दिस इज कंपनसेशन वाइंडिंग। नाउ यहाँ पे मैंने कंपनसेशन वाइंडिंग करी है। अगर इंटरपोल करोगे तो यहाँ पे एक इंटरपोल वाइंडिंग और बना सकते हो, ऐड कर सकते हो। दिस इज इंटरपोल वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो लगभग आई होप पिक्चर समझ में आ रही होगी। तो फील्ड वाइंडिंग ले ली, कंपनसेशन वाइंडिंग ले ली, आर्मेचर वाइंडिंग ले ली, एंड इंटरपोल वाइंडिंग ले ली। ठीक है, क्लियर हो गया? कंपनसेशन वाइंडिंग, अच्छा एक बात और याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो तरीके की होती है, इंडक्टिवली कंपनसेटेड और कंडक्टिवली कंपनसेटेड। क्लियर? अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर ही मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन बताना, अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली दो तरीके की होती हैं, एक इंडक्टिवली कंपनसेटेड और एक होते हैं कंडक्टिवली कंपनसेटेड। ये क्या होती हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे किसी और लेक्चर के अंदर। ठीक है, अभी तक हम लोग यूनिवर्सल मोटर पे ही फोकस रहते हैं। इसके ऊपर मैं सेपरेट लेक्चर कोशिश करूंगा जल्दी आपके सामने लेके आऊँ, और कमेंट सेक्शन में अगर आता है तो और जल्दी आपके सामने लेके आ सकता हूँ इंडक्टिवली एंड कंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग के ऊपर। खैर, सो दिस इज द सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ यूनिवर्सल मोटर। ये है तुम्हारा यूनिवर्सल मोटर का सर्किट, यूनिवर्सल मोटर। क्लियर हो गया? नाउ टॉर्क की इक्वेशन जरा समझ लेते हैं। तो टॉर्क की इक्वेशन अगर हम बात करते हैं कन्वेंशनल मशीन की, तो कन्वेंशनल डीसी सीरीज मोटर की अगर हम बात करें, बड़ा सिंपल है। टॉर्क की वैल्यू होती थी P5Z आई ए, यहाँ पे ए लिख लो, आई ए डिवाइड बाई 2πa, जहाँ पे ए क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते थे, और आर्मेचर करंट हो गई। ये हो गई कन्वेंशनल डीसी सीरीज। अगर हम एसी सीरीज की बात कर लें तो एसी सीरीज के अंदर जो एवरेज टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टी एवरेज, इंस्टेंटेनियस नहीं, एवरेज, वो कितना होगा, वो P5Z आई आर एम एस डिवाइड बाई 2 इंटू √2πa। दो चेंज आए, पहला यहाँ पे जो आर्मेचर करंट जो एवरेज थी, जो डीसी करंट थी, वो वहाँ पे आ गई आरएमएस करंट। ठीक है, तो एक तो ये चेंज आया, दूसरा डिवाइड बाई 2πa था, यहाँ पे आ जाएगा √2। क्लियर हो रहा है? तो ये दो चेंजेस आएंगे, यानी कि जब भी आप यूनिवर्सल मोटर का फॉर्मूला यूज़ करो टॉर्क निकालने के लिए, तो वहाँ पे ये दो चेंजेस करना मत भूलना। यही अंतर है कन्वेंशनल जब डी सीरीज और एसी सीरीज मोटर में, यानी जब एसी दे दोगे तो ये चेंजेस आ जाते हैं उसके अंदर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? आयु समझ में आ रहा होगा ना। अगर टॉर्क की वेवफॉर्म की बात कर लें, तो अगर टॉर्क की वेवफॉर्म देखना चाहेंगे हम कि कैसी बन रही होगी एसी के अंदर, तो दो एक्सेस ले लेते हैं ना। मान के चलते हैं दिस इज़ योर आर्मेचर करंट, यानी कि जो आर्मेचर एसी करंट तुम दे रहे हो डीसी मशीन के अंदर, ठीक है, ये हो गया आर्मेचर करंट। नाउ इसकी वजह से फ्लक्स जनरेट होगा, सेम एसी फ्लक्स जनरेट होगा, तो पल्सुएटिंग फ्लक्स, यानी कि जैसा अल्टरनेटिंग करंट था वैसे ही अल्टरनेटिंग फ्लक्स बना। नाउ अगर हम बात करते हैं टॉर्क की, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इंटू आई है, ये हमने सीखा था, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट। तो दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी टॉर्क पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी टॉर्क पॉजिटिव होगा। तो अगर हम इन दोनों कंबाइन करके टॉर्क की वेवफॉर्म ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके की टॉर्क की वेवफॉर्म आती है। तो ये क्या है, एक पल्सुएटिंग टॉर्क। ये आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज पल्सुएटिंग टॉर्क। पल्सुएटिंग यानी कि चेंज होने वाला, अल्टरनेटिंग, फ्लक्चुएटिंग टॉर्क।
पल्सुएटिंग टॉर्क देखने को मिलता है। पल्सुएटिंग टॉर्क का मतलब फ्लक्चुएटिंग टॉर्क, यानी कि ऐसा टॉर्क जो फ्लक्चुएट हो रहा है। मतलब अगर मोटर चल रही होगी तो एक बार मैक्सिमम पे जाएगा, फिर जीरो होगा, फिर जाएगा, फिर जीरो होगा, ठीक है ना। ये हो गया पल्सुएटिंग टॉर्क। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल मोटर की, तो हम जो अभी पीछे फॉर्मूला हमने निकाल के देखा था, वहाँ पे हमने, आपको याद होगा, एक टी एवरेज करके लिखा था। तो एवरेज टॉर्क की बात कर लें तो ये कुछ वैल्यू आएगी एवरेज की, यानी कि अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो एवरेज वैल्यू कुछ इतनी निकल के आती है। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज टॉर्क। यानी कि अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल मोटर की, तो वहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए टॉर्क कितना है, तो वो बेसिकली एवरेज टॉर्क की बात करी जा रही होती है। और उस एवरेज टॉर्क का फॉर्मूला होता है P5Z IRMS डिवाइडेड बाई 2√2 पाई ए। क्लियर हो गया यहाँ पे, आयु समझ में आ गया होगा। तो क्यों हमने एवरेज टॉर्क लिया, ये भी पीछे अभी मैंने बताया आपको। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एवरेज टॉर्क इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हम बात करते हैं भाई मोटर ठीक है टॉर्क बना रही, कम हो रही, एवरेज कितना दे रही है, ऑन एन एवरेज कितना टॉर्क हमें मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। अच्छा, ये जो पल्सुएटिंग प्रॉब्लम है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। ये जो पल्सुएटिंग प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को, ये जो टॉर्क पल्सुएटिंग है, इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, फ्लाई व्हील। फ्लाईव्हील, आपको याद होगा फ्लाईव्हील का इस्तेमाल दुनिया में बहुत जगह करा जाता है, ठीक है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। फ्लाईव्हील एक, मतलब एक चमत्कार की तरह है, एक कह सकते हो एक मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरह वर्क करता है फ्लाईव्हील। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। फ्लाईव्हील्स का सब जगह एप्लीकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लाईव्हील तुमने आसपास कहाँ देखा है, मैं बता रहा हूँ। तुमने एक देखा होगा बाहर, जो घरों के शादियों के बाहर हरे रंग का जनरेटर लगा होता है, उसमें बड़ा सा चक्का लगा होता है ना, वो ही फ्लाईव्हील है। वैसा व्हील जो होता है हाई मास का है, और वो मास कहाँ पे, वो मास या वेट उसके एजेस पे प्लेस्ड होता है, सेंटर में नहीं, सेंटर से पतला होगा, एज पे जाके उसका हैवी वेट होगा, यानी कि हाई इनर्शिया बनाने के लिए ऐसा करा जाता है। तो इस तरीके का फ्लाईव्हील जो होता है, ये बहुत जगह यूज़ करते हैं। काम क्या होता है कि एक कंटिन्यूएशन प्रोवाइड करना। तो सेम फ्लाईव्हील हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये फ्लाईव्हील क्या करता है, ये जो ये पल्सुएटिंग टॉर्क है ना, इस पल्सुएटिंग टॉर्क को ये मोटर के अंदर महसूस नहीं होने देता। यानी कि अगर तुम मोटर को बिना फ्लाईव्हील के चलाओगे, यूनिवर्सल मोटर को, तो ऐसे में क्या होगा भाई, तुम्हारा जो एक बार जैसे चक्की में मान लो तुम चला रहे हो, मिक्सी में यूज़ कर रहे हो, तो मिक्सी में क्या होगा, खाना पिसेगा, फिर एकदम टॉर्क जीरो हो जाएगा, फिर चलेगी, फिर टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो भाई ऐसे में तो अच्छा सा टॉर्क लग नहीं पाएगा, एक कंटिन्यूस टॉर्क नहीं मिल पाएगा लोड को। तो इसको दूर करने के लिए हमने क्या करा, फ्लाईव्हील लगा देते हैं उस मिक्सी के अंदर। फ्लाईव्हील क्या करता है, फ्लाईव्हील उस मिक्सी के अंदर क्या करता है, ये जो टॉर्क जो फ्लक्चुएट हो रहा है, इसे फ्लक्चुएट नहीं होने देता है, कांस्टेंट टॉर्क की तरह ये जो फ्लक्चुएशन है उनको रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। आयुब समझ में आ गया होगा ना। अगर हम बात करते हैं टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक की, तो डीसी सीरीज मशीन की स्पीड टॉर्क कर्व सबको पता है, हम लोगों ने हमेशा बनाया है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है, जो नॉर्मल डीसी सीरीज़ का जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का जाता है। लेकिन एसी सीरीज़, यानी कि एसी सीरीज़ कह लो या फिर यूनिवर्सल कह लो, यूनिवर्सल मोटर की जब भी हम बात करेंगे तो इनका जो कर्व होगा वो थोड़ा सा नीचे होगा डीसी सीरीज़ मोटर से। क्लियर हो गया। तो कर्व के मामले में ऐसा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये अंतर क्यों आया, ये अंतर आया रिएक्टेंस बढ़ने का, एक बड़ा वजह हो सकती है रिएक्टेंस बढ़ गया था ना, जब हम एसी देते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, रिएक्टेंस बढ़ जाता है। तो ये एक बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से जो हमारा जो कर्व है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये 4 फेमस एप्लीकेशन है। सबसे पहला, घरों में अगर आप लोग शेव बनाते हो तो आपने जो मशीन यूज़ करते हैं वहाँ पे, वो आपने देखा होगा वो एसी से भी चल जाती है और डीसी से भी चल जाती है, ठीक है। हो सकता है आपकी जो मशीन है, शेविंग मशीन, उसमें हो सकता है डीसी केवल यूनिवर्सल मोटर लगी हो सकता है आजकल डीसी मशीन भी लगा देते हैं वो लोग, खैर, लेकिन बहुत मशीन्स के अंदर, शेविंग मशीन के अंदर यूनिवर्सल मोटर ही लगी होती है। क्लियर हो गया। वैक्यूम क्लीनर, ये तो बहुत फेमस एग्जांपल है। और यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर जो होते हैं इनके अंदर बहुत एसी एंड डीसी से चलने के लिए इसलिए यूनिवर्सल मोटर लगाते हैं। ये एयर ड्रायर, हेयर ड्रायर, ठीक है, तो ये हम लोग बाल को सुखाने के लिए जो यूज़ करते हैं, ये भी हम लोग इसके अंदर भी यूनिवर्सल मोटर ही इस्तेमाल करते हैं। स्विंग मशीन हो गई, यानी कि अगर सिलाई मशीन की बात करें, और इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन, तो इसके अंदर भी हम लोग यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि बीएलडीसी मोटर कन्वेंशनल मोटर से किस मामले में सिमिलर है। तो पहला ऑप्शन है कम्यूटेटर, ठीक है। कम्यूटेटर के मामले में बिल्कुल सिमिलर नहीं है भाई। अगर हम बात करें कन्वेंशनल डीसी मोटर की, तो उसके अंदर यूज़ होता है मैकेनिकल कम्यूटेटर। लेकिन अगर बीएलडीसी की बात कर लो तो बीएलडीसी के अंदर इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर। फील्ड वाइंडिंग भाई कन्वेंशनल मोटर के अंदर तो फील्ड वाइंडिंग यूज़ होती है, लेकिन अगर हम बीएलडीसी की बात करें, बीएलडीसी तो वहाँ पे तो परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल होती हैं, तो ये तो होती ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन भी नहीं है, दूसरा भी नहीं। तीसरा आर्मेचर वाइंडिंग। अब यहाँ पे बड़े लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। आर्मेचर वाइंडिंग अगर बात करें तो कन्वेंशनल डीसी मशीन के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग, एक तो ये रोटर पे होती है आर्मेचर वाइंडिंग, पहली बात, चलो ठीक है, होती तो है ना, नहीं। दूसरी बात,
ये होती है डीसी वाइंडिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बीएलडीसी की, तो बीएलडीसी के अंदर जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, पहली बात ये होती है स्टेटर पे, और दूसरी बात जो इसको अलग बनाती है ये होती है आपकी एसी वाइंडिंग सॉरी, एसी वाइंडिंग। एसी मतलब थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। याद होगा बीएलडीसी अभी हमने जस्ट पुराने लेक्चर्स में कवर की है। अगर नहीं समझ में आया, अगर ये जो मैंने आपको समझाया है डाउट है, तो बीएलडीसी की सीरीज देख सकते हो, बड़ा अच्छा सीरीज है वो, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो थ्री फेस आर्मेचर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये तीन तो वही गलत हो गए, तो आंसर क्या बचा? सप्लाई, एंड दिस इज द राइट आंसर। सप्लाई यानी कि बीएलडीसी मोटर हो या फिर डीसी मोटर हो, दोनों में ही डीसी दी जाती है, डीसी सप्लाई हम लोग देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो दिस इज योर राइट ऑप्शन, यानी कि अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो डी होगा। जिन्होंने आंसर निकाल लिया वो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, और जिनका गलत हुआ है वो अगेन यहाँ पे जाके बीएलडीसी मोटर की सीरीज को चेक करें और वहाँ पे जाके इसको समझें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कंक्लूड कर देते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। इस लेक्चर के अंदर मैंने डीसी सीरीज को पूरा एक लाइन से कवर कर दिया है। फिर भी कोई बात छूटी है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। कुछ और जानना चाहते हो फ्लाईव्हील के बारे में, या दो तीन चीज़ें मैंने और, यानी कि एक कंपनसेशन वाइंडिंग के बारे में, तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। उसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैं तैयार करके आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।